मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज हम CTET का 21 दिसंबर 2021 का पेपर 1 का CDP का भाग देखेंगे। इसमें आप देखिए कितने आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं और हमें बताइए कमेंट सेक्शन में 30 में से आपके कितने नंबर आ रहे हैं। एक बात और, क्या नाम CTET ने की ऑफिशियल आंसर की साइट पर आ चुकी है। आपने वीडियो देख ली होगी। आप जैसे बताया गया है वैसे रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालकर डाउनलोड कर लें। तो चलिए देखते हैं CTET का जो 21 दिसंबर का 2011 CTET दिसंबर 2021 का जो पेपर है, जो पेपर 1 है, उसे देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। ये 21 दिसंबर 2021 का पेपर है, तो 21/12/2021 में हम इसमें CDP का भाग देखेंगे। तो चलिए देखते हैं CDP के भाग में किस तरह क्वेश्चन पूछे गए हैं और उनके आंसर क्या होने चाहिए। आप अपने क्वेश्चन पेपर जो आपने डाउनलोड किया है क्वेश्चन पेपर अपना, उसमें जाकर चेक करें कितने आपके क्वेश्चन सही हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, विकास डैश है। विकास क्या है, विकास में बदलाव किया जा सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा पहले का आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, इनमें से कौन सा पूर्णतः आनुवांशिक की द्वारा पूर्ण निर्धारित किया जा सकता है। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल रिपीट है, तो इसमें आंखों का रंग है आंसर। ये CTET में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ओल्ड पेपर से क्वेश्चन है। पेपर ओल्ड से ही क्वेश्चन है, बस ये है जो लैंग्वेज है वो चेंज कर दी गई है और थोड़ा सा भारी भरकम शब्द को जोड़कर कर दिया गया। अगर इंग्लिश में आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो बिल्कुल ऐसे ही मिलेगा जैसे पहले पूछा गया था, उसमें भी थोड़ा बहुत ही मॉडिफाई है या तो लैंग्वेज ग्रामेटिकली थोड़ी सी चेंज करी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने हैं, क्वेश्चन नंबर 3, सीखने की वह प्रक्रिया क्या कहलाती है जिसमें बच्चा स्कूल जैसे सामाजिक संस्थानों में प्रवेश करके सीखता है। तो स्कूल क्या है, परिवार जो है वो क्या है, यानी जो परिवार होता है, परिवार के बाद आता है स्कूल, और स्कूल क्या हुआ, परिवार प्रथम हो गया फर्स्ट, और ये हो गया सेकंड। तो यानी कि सेकंड सामाजिकरण का हो गया ऑप्शन नंबर 4, द्वितीय सामाजिकरण। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, कोहलरबर्ग के भौतिक विकास के सिद्धांत में दूसरे स्तर के परंपरागत नैतिकता की तीसरी अवस्था को क्या कहते हैं। जब कोहलरबर्ग की बात आए तो क्वेश्चन में आपको एक चीज और देखनी है, तो क्या देखनी है, अच्छा लड़का अच्छी लड़की की जो बात कही है वो है कोहलरबर्ग, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, पियाजे के सिद्धांत में वर्तमान स्कीमा, यानी वर्तमान स्कीमा की बात करें, द्वारा परिवेश को समझ पाने की असमर्थता के कारण एक नई स्कीमा की रचना क्या कहलाती है। तो आत्मसातीकरण, यानी ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, पियाजे के अनुसार कौन सी संप्रेय या क्रिया रूप सूचना को संगठित एवं प्रतिपादित किया जाता है। तो वो सीधे सीधे स्कीमा। जहां स्कीमा की बात हो, एक बार को क्वेश्चन आप दोबारा पढ़ के या फिर स्कीमा ऑप्शन ज्यादातर मिलता है, अगर स्कीमा ऑप्शन में है तो ये ट्रिक है अगर आपको क्वेश्चन समझ में ना आए तब की बात। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, रश्मि अपनी कक्षा में विद्यार्थी को सीखने की क्षमता को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रकार के क्रियाकलापों का उपयोग करती है, यानी वो विभिन्न प्रकार के क्रियाकलापों का उपयोग करती है और सहपाठियों द्वारा अधिगम को बढ़ावा देने के लिए समूह की भावना, यानी समूह की भावना आ गई। तो समूह की भावना के बारे में कौन कहते हैं, वाइगोत्स्की। चलो आगे पढ़ते हैं, निम्न में से कौन से इस समर्थन करते हैं, इस बात का समर्थन करते हैं। तो समूह की भावना वाला जो आ जाएगा तो वो हो जाएगा वाइगोत्स्की के अनुसार सामाजिक संस्कृति की बात हो रही है। तो समूह का मतलब हो जाएगा सीधे समाज से, जहां पर भी समूह होगा वो समाज से जुड़ा हुआ होगा, क्योंकि एक व्यक्ति से समाज नहीं बनता, समाज बनता है अगर उसके साथ अनेक व्यक्ति
हो तो एक व्यक्ति समाज का हिस्सा जरूर होता है, पर वो समाज नहीं बनाता। समाज हम जब सब मिल जाते हैं तभी एक समाज बनाते हैं, समाज हो या संस्कृति हो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, इनमें से कौन सा अध्यापक द्वारा पहाड़ का उदाहरण नहीं, पहाड़ का उदाहरण जो है वो है रटना, रटना पहाड़ का उदाहरण नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, निम्न में से कौन सी शिक्षण शास्त्र पद्धति का एक रचनावादी शिक्षक के लिए उपयुक्त नहीं है, तो वो क्या होगा, ड्रिल एंड रिकॉल है, वेदान और दोहराना, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। एक बात और, कंप्यूटर बेस्ड जितने भी एग्जाम होते हैं, यानी सीबीटी जितने भी एग्जाम होते हैं, आगे आने वाले एग्जामों में आपको एक टिप है कि जितने कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम हो, आप भले ही हिंदी मीडियम के हों या इंग्लिश मीडियम के हों, अगर हिंदी मीडियम के हैं तो उनके लिए ये बात है कि आप हर हाल में क्वेश्चन को एक बार इंग्लिश में जरूर करके देख लें, क्योंकि इंग्लिश में इस तरह का होता है कि इंग्लिश से ही पेपर बनता है। हिंदी में जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होते हैं उसमें हिंदी में पेपर बनाया नहीं जाता, वो ट्रांसलेट करा जाता है ज़्यादातर। तो इसलिए आप इंग्लिश का पेपर जरूर देख लें, भले ही आप लगाएं हिंदी के क्वेश्चन पर ही आंसर, मतलब हिंदी लैंग्वेज से पढ़कर ही आंसर लगाएं, पर एक बार जरूर देख लें। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, इनमें से किसी इनमें से किसने सामान्य बुद्धि के विचारों को नकारा और बुद्धि को अनेक विशिष्ट संसाधन संक्रियाओं के पद को रूप से परिभाषित किया है। मतलब यह हार्वर्ड गार्डनर की बात कर रहा है, तो गार्डनर ने इसकी बात करी है, यानी ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, एक संरचनावादी कक्षा में निम्न में से किस पर महत्व दिया जाता है। तो संरचनावादी की बात हो रही है, तो संरचनावादी जब बात होती है तो होती है फॉर्मेटिव असेसमेंट, यानी रचनात्मक मूल्यांकन, क्योंकि फॉर्मेटिव असेसमेंट में बच्चे का इनर क्लासरूम के अंदर के जो उस क्रिएटिव करता है, इंटरनल जो उसके असाइनमेंट होते हैं उसके ऊपर ध्यान दिया जाता है, यानी FA, यानी फॉर्मेटिव असेसमेंट। अब देखिए, जैसे कहा था मैंने, इंग्लिश में आप इसे पढ़ लेते थोड़ा सा, ये समझ में आता है। ये देखिए फॉर्मेटिव असेसमेंट। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार निजी संवाद का मतलब है जटिल कार्यों करते समय बच्चे को उसके व्यवहार की संचालना में सहायता देता है। जब आप अपने आप से एक तरह से बोलने लगेंगे या निजी अपने आप से रिकॉल करने लगेंगे, तो एक तरह से ये उसके व्यवहार में संरचना वाली सहायता की बात करता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, लड़कियों को गुलाबी कपड़े, ये सीधे सीधे बात है लड़कियों और लड़कों के बारे में होता है, तो सीधे सीधे इसका आंसर हो जाएगा जेंडर रूढ़िवादिता, क्योंकि लड़कियां कौन से गुलाबी रंग और गुड़िया से खेल लिए, लड़के नीले रंग और कारों से खेल लें, तो सीधे सीधे भेदभाव वाली बात हुई, तो भेदभाव हो जाएगा जेंडर रूढ़िवादिता। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, कथन, शिक्षा असफल हो जाती है जब बच्चे से यह अपेक्षा की जाती है कि वह प्राप्त ज्ञान को ज्यों का त्यों पुनः उत्पादित करे। यानी अगर आपने जैसे उसे A फॉर एप्पल ही पढ़ा है, वो जिंदगी भर एप्पल ही पढ़ता जा रहा है, A फॉर आंट नहीं पढ़ता या फिर कुछ A से और नहीं पढ़ता, तो वो रटन पद्धति है। और अगर A से उसे कह दिया जाए कि A का मत A से क्या शब्द बनते हैं, तो आंट होता है, एरोप्लेन होता है, तो एक तरह से वो सफल पद्धति है। दूसरा देखते हैं, जानकारी पुनः उत्पादन बच्चे को सीखने में अर्थपूर्ण, यानी A गलत और A सही और R गलत हो जाएगा, क्योंकि वो एक तरह से नकारात्मक असफल पद्धति है, तो ये हो जाएगा A सही R गलत। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, एक संरचनावादी कक्षा में अध्यापक और छात्र की क्या भूमिका होती है। तो क्या भूमिका होती है, अध्यापक और छात्र दोनों क्रियाशील होते हैं, दोनों ही क्रियाशील होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 3।
क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। एक कक्षा में अध्यापक भिन्न जातियों के समूह वाले अधिगमकर्ताओं के लिए समावेशी वातावरण की रचना कैसे कर सकते हैं? तो वो कैसे कर सकते हैं? उनकी अपनी उन अवधारणाओं को पूर्व ग्रह से चिंतित करके जो बच्चे शैक्षिक अनुभव को सीमित करते हैं, कक्षा में बच्चों के अनुभव की विविधता को सम्मिलित कर और संस्थान में समानता व संस्कृति लाकर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, 2, 3। 16 का ऑप्शन नंबर पहला। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। रमनीक की कक्षा में एक दृष्टिबाधित छात्र है। वह समावेशित कक्षा में इस संदर्भ में उनके निर्देशात्मक समायोजन करना चाहता है। तो त्रिवर्ती यानी 3 डायमेंशन नक्शे का चार्ट जैसे संसाधनों का प्रावधान होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। मेक ए यूज ऑफ, क्या कहते हैं, इस तरह से आपको जैसे ये दे रखा, मेक यूज ऑफ मटेरियल सच एज ए 3 डायमेंशन मैप ऑफ चार्ट। 3 डायमेंशन यानी 3D। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। रीना कक्षा में दी गई किसी भी समस्या को सुलझाने के लिए अलग अलग तरकीब, देखिए भारी भरकम तरीके की जगह तरकीब लगा दी सीधे इन्होंने, तरकीब से के बारे में सोचती है। यह निम्न में से किस प्राप्ति की गई है? तो अपसारी चिंतन। इसलिए मैं कह रहा हूँ सीटेट ने जो इस बार का पेपर लिया है वो थोड़े शब्दों को भारी भरकम से जोड़ने की कोशिश करी जिससे बच्चों का समय व्यर्थ हो सके। और इस बार नॉर्मलाइजेशन भी था, तो बच्चे वही पास होंगे इस बार जो बिल्कुल एक्यूरेट ध्यान दे रहे होंगे पेपर पर। जो पेपर कंप्यूटर बेस्ड हो रहा है उस पर ध्यान दिया होगा बच्चों ने, मॉक टेस्ट किए होंगे और पढ़े होंगे अच्छी तरह। पेपर पूरा का पूरा पुराना ही था, थोड़ा सा बस घुमा फिरा के पूछा। राजू, क्वेश्चन नंबर 19 देखते। राजू के स्थान 61 के स्थान पर 16, और ये सीधे सीधे कौन सी बात हो रही है? डिस्ग्राफिया, लिखने की बात हो रही है। अगर यहाँ पर पढ़ने की बात होती तो हो जाता डिसलेक्सिया, यानी पठन विकार, और यह है लिखना विकार। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। एक समावेशी कक्षा में विशेष बच्चे को किस प्रकार सहायता मिलती है? तो विशेष बच्चों को व्यक्तिगत लक्ष्य का निर्धारण, और दूसरा हो जाएगा सहयोगात्मक अधिगम, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा तीसरा। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। एक संरचनावादी परीक्षण में बच्चे को किस प्रकार समझा जाता है? तो वो अपने पर्याय को समझने के उत्सुकता वाला होना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर 4। बच्चे की सफलता के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो वो हो जाएगा बच्चे की असफलता का कारण। बच्चे की असफलता के कारण व्यवस्था द्वारा बच्चे को व्यक्तिगत जरूरत को अनदेखा करना, यानी ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। एक शिक्षिका अपने प्राथमिक कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को कैसे बढ़ावा दे सकती है? तो विषय वस्तु का विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंध स्थापित करना, तो यानी कि ऑप्शन नंबर 3। अनुपमा अपनी कक्षा में विज्ञान पढ़ते हुए गणित के प्रदाय के साथ संबंध बनाती है। इस प्रकार का शिक्षण शास्त्र है, तो क्या हो जाएगा? वो अधिगम के स्थानांतरण और अंतःविषमकरण अधिगम को बढ़ाना, यानी विषमक उसके अंतर जो इंटरडिसिप्लिनरी वाली बात है वो इसमें आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। 25 क्या कह रहा है? जो जानकारी किसी स्मृति के संगठित होती है, बाइक की सवारी की प्रक्रिया धुले कपड़े की तरह है,
और 7 वर्ष की उम्र में पेड़ पर चढ़ने वाली, तो वो क्या हो जाएगा, लॉन्ग टर्म मेमोरी यानी दीर्घ अवधि स्मृति। ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन बच्चे की त्रुटियों को समझने के लिए सही नहीं है। तो क्या है, ग्रेड वाली बात जहाँ आएगी, कक्षा में छात्रों को ग्रेड और पद्धति की निर्धारण करने में मदद सही नहीं है, तो पूछा है तो इसमें नहीं पर अंडरलाइन करके और इसे आपने आंसर लगा लेना है। क्वेश्चन नंबर 27, किसी प्रकार की प्रेरणा उन गतिविधियों से जोड़ती है जो अपने अपने आंतर्य का संतोषजनक यानी आंतरिक अभिप्रेरणा। तो 27 का क्या हो जाएगा, पहला। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। शिक्षिका की अपने विद्यार्थियों की अपेक्षाओं के बारे में पूछा है, तो उनके अधिगम पर महत्व प्रभाव डालना यानी कि ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। 29 कह रहा है, बाल केंद्रित शिक्षा के बारे में कह रहा है, चाइल्ड सेंटर कक्षा में सृजनात्मक कैसे किया जाता है, तो शिक्षार्थियों को उनके निष्पादन के बारे में, समय के प्रस्तुतिकरण के बारे में यानी ऑप्शन नंबर पहला। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं सीडीपी का। न्यू एजुकेशन, एक चीज और, इस बार जो सीटेट का फेवरेट विषय थे न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 और एनसीएफ 2005, ये जो 2 क्वेश्चन हैं, अगर आप बिना पढ़े भी जा रहे हैं तो 2 क्वेश्चन हर हालत में मिलते थे, वो भी पेपर 1 में भी यही क्वेश्चन रिपीट होते थे और पेपर 2 में भी, बस क्वेश्चन का पैटर्न चेंज हो जाता था। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति का प्रस्ताव क्या था, तो वो है विद्यालय की पाठ्यचर्या को लचीला में वृद्धि करना यानी उसे फ्लेक्सिबल बनाना, और दूसरा था विवेचनात्मक चिंतन को महत्व देना। रटन की बात तो बिल्कुल नहीं है, चाहे वो कोई सा भी हो जाए। और दूसरा है विद्यालय की पाठ्यचर्या की विषय वस्तु को कठोर यानी कठोर बनाना, ये भी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन बचा कौन सा, ऑप्शन नंबर 2 और 4। तो हमने ये देख लिया, जो 30 क्वेश्चन हमने सीडीपी के देखे। आपके जितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और अपने आंसर मिलाकर रखें आने वाले अभी, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि थोड़ा टाइम जरूर लग रहा है पर आपको एक्यूरेट आंसर मिल रहे हैं। इसलिए आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। थोड़ा सा टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि आपको सही आंसर देने, अगर मैं आपको बिल्कुल पढ़कर सीधे आंसर दे दूं या फिर बिना एनालिसिस करे आंसर दे दूं तो गलत होगा। इसलिए मैं, और दूसरा मेरा फील्ड, आप ये सोच रहे होंगे कि मैं मैथ्स के क्वेश्चन या संस्कृत के क्वेश्चन या फिर पेपर 2 में साइंस और मैथ के क्वेश्चन क्यों नहीं कराता, क्योंकि वो मेरा फील्ड नहीं है और मैं आपको गलत आंसर दूं या फिर सीधे आपको आंसर बता दूं, थोड़ा सा वो सही नहीं लगता। अगर मुझे पता ही नहीं होगा और मैं आपको पढ़ाने चलूं तो वो सही नहीं है और वो एक तरह से गलत भी होगा। औरों की तरह मैं आपको एक जो लालच वाली पद्धति उसमें नहीं डाल सकता और अपना चक्कर में आकर भविष्य बेकार नहीं कर सकता। इसलिए मैं आपको साइंस और मैथ की वीडियो नहीं देता क्योंकि वो मेरा फील्ड नहीं है। ठीक है, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।